नमस्कार। आज 25 जून की शाम हम लोग आपातकाल पे चर्चा करने के लिए, उसे याद करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, इस बातचीत में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ एक जो हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है कि जिसने इस आपातकाल को सिर्फ देखा नहीं, सिर्फ जिया नहीं, या उसकी पूरी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई करने में और उससे पहले जो देश में वातावरण बना छात्रों और युवाओं को लेकर, उसकी पूरी व्यूह रचना करने में जो सबसे बड़ी भूमिका थी, सबसे प्रभावशाली भूमिका थी और जो सबसे अग्रणी भूमिका थी, ऐसे माननीय श्री राम बहादुर राय जी हमारे बीच में है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रणाम। श्री राम बहादुर राय जी न सिर्फ एक मूर्धन्य पत्रकार रहे, हम सब लोग जानते हैं कि जनसत्ता में आप राजनीतिक संपादक के पद से रिटायर हुए। उनका कॉलम कागज कार्य हम सभी लोगों को याद होगा। और उसके पहले विद्यार्थी जीवन में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे और बिहार को केंद्र बना के आपने काम किया। उससे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी आप विद्यार्थी कार्यकर्ता थे। अपने बिहार के दिनों में जो देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई और उसके बीच में से कैसे एक आंदोलन की पूरी व्यूह रचना की और जो पूरे देश में जो केंद्र के स्तर पे जिससे तख्ता पलट भी बाद में हुआ, उस सब के रचनाकार भी हमारे श्री राम बहादुर राय जी हैं। वर्तमान में आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के चेयरमैन हैं। हम लोग एक बार फिर से उनका स्वागत करते हैं और अगले कुछ समय तक हम लोग आपातकाल के दिनों को याद करेंगे। उस समय क्या हुआ था ऐसा, उसके पहले देश में क्या परिस्थितियां थी, इस सब पे भी माननीय श्री राम बहादुर राय जी से चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर से उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर, हमारा पहला सवाल ही ये है, चूंकि आप उसके प्रमुख रचनाकार, रणनीतिकार, संगठनकर्ता थे, तो वो देश में वो परिस्थितियां क्या थी सन 73-74 की, जिसमें ये जो आंदोलन गुजरात के बड़ौदा की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस से एक आंदोलन खड़ा हुआ और पूरे देश में वो बनता चला गया और बिहार, पटना, दिल्ली, और उसमें कैसे वो पूरी व्यूह रचना थी और परिस्थितियां क्या थी, इसके बारे में आज की पीढ़ी को आप अपने विचार साझा करें। 1971 में इंदिरा गांधी 3/4 से भी ज्यादा बहुमत से चुनाव में जीती थी और वो पहला चुनाव है लोकसभा का जिसे उन्होंने अलग से करवाया, विधानसभाओं का से डीलिंग कर दिया। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, और तो उसका इतिहास 1971 से शुरू होता है। 1971 के चुनाव को इंदिरा गांधी ने इतना महंगा बना दिया था, इतना खर्चीला बना दिया था कि विपक्ष उनके सामने ठहर नहीं सकता था। और कुछ नारे उन्होंने दिए थे, गरीबी हटाओ के, बैंक नेशनलाइजेशन के, प्री पर्स के खात्मे के, तो उसके कारण उनके पक्ष में एक जनमत भी था। लेकिन 1971 के चुनाव के बाद जेपी ने उस चुनाव को जिस तरह से दूसरे लोगों ने देखा, उससे अलग दृष्टि से उन्होंने देखा। उन्होंने उसको भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखा, महंगे चुनाव की दृष्टि से देखा, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने उसे चुनाव सुधार की दृष्टि से देखा। तो उस चुनाव के बाद, और मैं मानता हूं कि जेपी 1942 से ही जेपी अपने जीवन के अंत तक विचारों में, आचरण में, व्यवहार में क्रांतिकारी थे। उन्होंने इस चुनाव के परिणाम के बाद बेंगलुरु के पास हरदनहल्ली पहाड़ी पर एक बैठक बुलाई और उस बैठक में 4-5 लोग उस उपस्थित में बुलाए गए। उस बैठक में नानाजी देशमुख थे, उस बैठक में रामनाथ गोयनका थे, उस बैठक में
एक उनके जेपी के बहुत पुराने साथी होते थे और पीएसपी के नेता होते थे, वे थे। अच्युत पटवर्धन थे। इन सब लोगों के बीच में विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाना चाहिए। तो वहां दो निर्णय हुआ। नंबर एक कि जेपी चुनाव सुधार की बात शुरू करेंगे। दूसरा, रामनाथ गोयनका ने ये प्रस्ताव रखा कि जेपी की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एवरीमैन्स नाम की एक मैं पत्रिका निकालूंगा। तो वो इंडियन एक्सप्रेस ने पहले एवरीमैन्स निकाला और फिर हिंदी में प्रजानीति भी निकाला। एवरीमैन्स के संपादक अजीत भट्टाचार्य जी थे और प्रजानीति के अज्ञेय संपादक थे। इस पृष्ठभूमि में 71 का ये एक धारा शुरू हुई। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी 2 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तो उसके कारण से जिन लोगों ने भी इंदिरा गांधी के बारे में लिखा है, वे सब ये मानते हैं, यहाँ तक कि उनकी दोस्त कोई जयकर भी उनकी जीवनी में लिखती हैं कि बांग्लादेश के निर्माण के बाद इंदिरा गांधी का दिमाग बदल गया। वे चाहती थी कि ये लोग उनके चारों तरफ चापलूस रहें। वे चाहती थी कि उनको लोग दुर्गा के रूप में देखें। वो चाहती थी कि वो जो कहें वही ब्रह्म वाक्य माना जाए। ये इंदिरा गांधी की प्रवृत्ति हो गई कि एक तानाशाह की प्रवृत्ति। और दूसरी तरफ उन्होंने जो नारे दिए थे, उन नारों की जमीन पर वो विफलताएं ही दिखने लगी। 73 आते आते पूरे देश में महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा। और उस समय के एक अर्थशास्त्री होते थे जेडी सेठी, आपने नाम सुना होगा। जेडी सेठी ने एक किताब लिखी और जेडी सेठी ने उन दिनों तमाम आर्टिकल लिखे। उसका मतलब ये था कि हमारी अर्थव्यवस्था जैसे मनुष्य मृत्यु की तरफ बढ़ता है तो उसके गले में घर घर की आवाज आती है, उसी तरह से जब अर्थव्यवस्था मरने लगती है तो वो जो आवाज आती है, जेडी सेठी ने उसकी भविष्यवाणी की। इस परिस्थिति में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन खड़ा होता है और गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन में जेपी जाते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरित होकर बिहार आंदोलन खड़ा हुआ, वे तथ्यों की ठीक से छानबीन नहीं करते। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नवनिर्माण आंदोलन के दिनों में गुजरात गया भी था और उन दिनों विद्यार्थी परिषद का एक अहमदाबाद में अधिवेशन भी हुआ था। मेरा कहना यह है कि बिहार आंदोलन, गुजरात आंदोलन दोनों अलग अलग है। गुजरात आंदोलन स्वाभाविक है और विस्फोट है। विद्यार्थियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसका विस्फोट हुआ। लेकिन बिहार आंदोलन तो बहुत सुगठित, सुनियोजित और एक एक कदम फूंक फूंक करके चलने के परिणाम स्वरूप 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा के घेराव से वो आंदोलन शुरू होता। और जब वो आंदोलन शुरू हुआ तो 19 मार्च की एक घटना है जो मैं आपको बताऊं। वो ये कि 10 बजे के आसपास में 18 मार्च को गोलियां चली। पटना में प्रदीप उजाला सर्चलाइट में आग लगा दी गई। प्रदीप और सर्चलाइट वेड़ा जी के 2 अखबार होते थे, वो स्वाहा हो गए। काफी लोग मारे गए और बड़ी हिंसा हुई। तो और हम सब लोग जो उस आंदोलन में थे, खतरा था कि रात को पकड़े जाएंगे, इसलिए छिप करके एक जगह हमने रात बिताई। सुबह मैंने 10 बजे के आसपास जेपी के यहाँ फोन किया तो
जेपी के दो सचिव होते थे, सईदा बाबू और अब्राहम। अब्राहम से हमारी दोस्ती थी। सईदा बाबू बहुत ही चुप्पा आदमी थे, तो उनसे बहुत हमारी बातचीत कम होती थी। लेकिन फोन उठाया सईदा बाबू ने और कि मैं जो राम बहादुर राय बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हैं कहाँ, सुबह से जेपी आपको खोज रहा है और जितनी जल्दी हो आ जाए। तो हम जो सब कई लोग जो रात को छिपे थे एक जगह, सबने सुना कि जेपी बुला रहे हैं। तो हम सब लोग इकट्ठे जेपी से मिलने के लिए गए। कदम कुआं में जहाँ जेपी रहते थे, वो जेपी का निवास था, लेकिन वो जेपी के का घर नहीं था। वो प्रभावती जी की बनाई हुई चरखा समिति का ऑफिस था। और उसके दूसरे मंजिल पर प्रभावती जी तो उस समय चली गई थी 73 अप्रैल में, लेकिन जेपी एक बड़े कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। हम जब पहुंचे तो वो लेटे ही थे, क्योंकि उन दिनों उनको प्रोस्टेट की तकलीफ थी। और उनके पैर की तरफ हम खड़े हुए, हमारे और साथी खड़े हुए। मैंने देखा कि जेपी के सिरहाने एक फुल स्केप साइज का पेपर है और उस पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं। जब हमारी बात शुरू हुई तो जेपी उस कागज को जेपी ने अपने हाथ में लिया और वो एक एक करके पूछने लगे। हमने जो जो पूछा उसका बहुत उनको संतुष्ट करने वाला प्रामाणिक तथ्यों सहित हमने उत्तर दिया। और जब हमारी बात समाप्त होने लगी तो जेपी से मैंने एक आग्रह किया। मैंने कहा कि जेपी, मुझे मालूम है कि आपके पास सूचनाओं के एक नहीं अनेक स्रोत। मैंने जो कहा या हमने जो कहा, हमारी और उनकी ही बात हुई थी, बाकी लोग सुन रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने जो कहा है आप उसको सच मत मानिए, उसको उसकी आप छानबीन करवाइए, जांच करवाइए। जब जांच में आप पाए कि मैंने जो कहा वो सच है, तो ही फिर आप कोई बयान दीजिए, कोई स्टैंड लीजिए। मुझे मालूम है कि आपको आज से ही बहुत चारों तरफ से दबाव आएगा कि आप बड़ी हिंसा हुई है और आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, इस समय महात्मा गांधी के प्रतिरूप हैं। तो आपसे अपील की जाएगी कि आप बयान दीजिए, हिंसा के खिलाफ बयान दीजिए। तो आप पहले जान लीजिए कि हिंसा किसने की है। और मैं आपसे कहता हूं कि हिंसा पुलिस ने की है, हिंसा कम्युनिस्टों ने की है। उन विद्यार्थियों ने हिंसा नहीं की है जिनका ये आंदोलन। तो जेपी ने हमको वचन दिया और कहा कि राम बहादुर बाबू, मैं आप जो कह रहे हैं वही करूंगा, और जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक मैं कोई बयान नहीं दूंगा। जेपी ने अपना वचन निभाया और 23 मार्च को उनका पहला बयान आया और उस बयान ने विद्यार्थी आंदोलन को उचित ठहराया, अहिंसक ठहराया। और उस बयान में ही उन्होंने कहा कि हिंसा पुलिस ने की है, हिंसा स्टेट ने की है, हिंसा कांग्रेस और कम्युनिस्टों के गुंडों ने। जी, तो यही से एक सवाल, शब्द ये नहीं थे उनके, गुंडों वाली बात तो मैंने कही है, लेकिन भाव ये था। हाँ, अब आप जी, इसी से ये बात निकलती कि कहाँ एक तरफ 20 से 25 वर्ष के विद्यार्थी थे जिनका नेतृत्व बिहार में आप कर रहे थे, उनकी रचना रणनीति आप बना रहे थे, और एक तरफ 70-72 साल के बिल्कुल घुटे हुए और समझदार अनुभवी जेपी थे। और उन्होंने, जब आपने उन्हें कन्विंस किया अपने सारे तथ्यों और प्रमाणों के साथ, तो वो सहमत हुए और शायद यही कड़ी बनी कि वो उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया।
इसी से एक अगला सवाल ये उठता है कि एक तो विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका नेतृत्व आप पटना में कर रहे थे, उनकी भूमिका क्या थी? क्योंकि सुशील मोदी जी को हम एक तरफ देखते हैं, तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव जी को देखते हैं जो अध्यक्ष हुआ करते थे, और तो यानी कि एक तरफ समाजवादी छात्र नेता भी थे, एक तरफ संघ और विद्यार्थी परिषद के नेता और कार्यकर्ता थे। इनके बीच में संयोजन कैसे हुआ, सहमति कैसे बनी, और उसके बाद जेपी ने जो नेतृत्व स्वीकारा उसके बारे में तो आपने हमें बताया। तो विद्यार्थी परिषद और संघ की भूमिका और समाजवादी छात्र संगठन और नेता कैसे साथ आए, समझ कैसे बनी? आपने जो पूछा है उसका एक इतिहास है, और थोड़े शब्दों में मैं उस इतिहास को रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जेपी से हमारा वो कोई पहली भेंट नहीं थी। जेपी से मेरी पहली भेंट 1965 की है, लेकिन जेपी के साथ बैठ करके बातचीत करने और जेपी को समझने की शुरुआत हमारी 1968 में हुई, जब उन्होंने यूथ इन रिवोल्ट नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार बनारस के गांधी विद्या संस्थान में आयोजित किया, और मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट कर रहा था। दूसरी बार जेपी से हमारी मुलाकात हुई जब वो बांग्लादेश के लिए देश भर में जनमत बना रहे थे, और उनकी सभा में हम गए। तो जे वो पहली 71 मार्च की ये बात है, वो पहली सभा थी जिसमें जेपी के आवाज में, जेपी के की बोली में लग रहा था जैसे 1942 की जेपी अवतरित हो गया। तो और इतनी अपील थी कि हम 30-35 लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी अपनी साइकिल से गए थे उनकी सभा में। जब सभा समाप्त हो गई तो मेरे साथियों ने कहा कि चलते हम अब बीएचयू कैंपस अपने अपने हॉस्टल। तो मैंने कहा कि नहीं, रुकिए, हम जेपी से बात करें और ये जेपी से हम कल का समय लेंगे। जेपी से हमने कहा कि ये पहला आपका भाषण है जो मुझे अपील कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम कल आपसे बात करें। तो उन्होंने प्रभावती जी की ओर देखा। प्रभावती जी तब जीवित थे। प्रभावती जी ने कहा कि तुम 8 बजे आ जाओ गांधी विद्या संस्थान। आ गए वहां, और जेपी की चिट्ठी लेकर के फिर हम बांग्लादेश भी गए। 40 दिन अंदर रहे। तो वो उससे जो संपर्क उनका से हमारा बना, उसके बाद जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता के रूप में पटना रहने लगा, और आपने सुशील मोदी और लालू प्रसाद का उल्लेख किया, रविशंकर प्रसाद का भी उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों छात्र संघ के पदाधिकारी चुने गए। तो दरअसल शुरुआत यहाँ से होती है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कई सालों से रुका हुआ था। उस साल जब चुनाव हुआ 1973 में, अगस्त की बात होगी मेरे समझ से, तो हम लोगों ने एक पैनल बनाया। उस पैनल में अध्यक्ष के उम्मीदवार लालू प्रसाद थे, जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सुशील मोदी थे, और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद थे। और ये तीनों का पैनल जीत गया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद विद्यार्थी परिषद के जो प्रदेश की टीम थी उसके मन में एक कॉन्फिडेंस भी आया, और फिर हमने धीरे धीरे पूरे प्रदेश में एक वातावरण बनाया, और अंततः ये संक्षेप में मैं ये कहूँ कि नवंबर में संभवतः बिहार विद्यार्थी परिषद का धनबाद में एक अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में हमने ये निर्णय किया कि इन सवालों पर, विद्यार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र के
समस्याओं पर हम आंदोलन चलाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से पहली बार उस निर्णय के इम्प्लीमेंटेशन में 17-18 फरवरी 1974 को पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने सम्मेलन बुलाया, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद, सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद ने किया। और उसमें बुलाए तो सभी गए थे, लेकिन कम्युनिस्टों ने उसका विरोध किया और वो बाहर चले गए। वो एक अलग किस्सा है। तो कम्युनिस्टों ने उस आंदोलन को तोड़ने की भी कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं। और उसी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सम्मेलन के जो राज्यव्यापी सम्मेलन था, उस सम्मेलन में ये तय हुआ कि 18 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। मैं यहाँ दो बातें कह करके अपनी बात पूरी करता हूँ। नंबर एक कि मैंने शुरू में ही 1971 का उल्लेख किया था। 1971 में विपक्ष की महापराजय हुई थी। विपक्ष ने पहली बार महागठबंधन बनाया था, ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसमें 4 पार्टियां थी, स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी और ये शायद बीकेडी। तो लेकिन ये ग्रैंड अलायंस पूरी तरह से विफल हो गया। तो विपक्ष का मनोबल बहुत गिरा हुआ था। जब हम लोगों ने बिहार विधानसभा के घेराव का फैसला किया, तो मुझे याद है कि जनसंघ के कैलाशपति मिश्र, सोशलिस्ट पार्टी के कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, संगठन कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिंह हमसे पूछते थे कि तुम ये बताओ कितने लोग आ जाएंगे बिहार विधानसभा का घेराव करने के लिए। कुछ व्यंग में भी पूछते थे, कुछ विनोद में भी पूछते थे, कुछ जिज्ञासा में भी पूछते थे, कुछ अविश्वास में भी पूछते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि मान लीजिए 5-7 हजार लड़के भी अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन 18 मार्च की सुबह 9 बजे तक 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे बिहार से, रांची से फारबिसगंज तक बिहार विधानसभा को घेर चुके थे। तो ये जो आपने पूछा उसका ये इतिहास है। 18 मार्च से जो शुरुआत हुई वह बिहार आंदोलन के रूप में हुई, और कुछ दिनों बाद जब उसका नेतृत्व जेपी ने संभाला, तो बिहार का छात्र आंदोलन अब नए नाम से शुरू हुआ, जिसका नाम जिसको हम सब लोग जानते हैं, वो जेपी आंदोलन। और उससे ही उस आंदोलन को स्थायित्व भी मिला। उस आंदोलन, उस जेपी के कारण ही उस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली, और जेपी के कारण ही वो आंदोलन अंत में संसदीय राजनीति के पगनाले में गिर। तो आपने जैसा अभी बताया हमें कि 18-19 मार्च को जो विधानसभा घेराव हुआ और हमारे गांधी मैदान में जो एकत्रीकरण हुआ, आपने उसके बाद जेपी को कन्विंस किया कि नहीं, इसमें जो हिंसा थी वो आम विद्यार्थियों और युवाओं ने नहीं की थी, और जेपी ने इसका समर्थन किया। जो आपने जो स्टैंड लिया उसका समर्थन जेपी करते हैं, और ऐसा मान लिया जाए कि इसके बाद जेपी इस आंदोलन के साथ भावात्मक रूप से और सभी प्रकार से जुड़ जाते हैं, और ये बिहार छात्र आंदोलन हमारे बीच में एक जेपी आंदोलन के रूप में सामने आता है। तो उसके बाद जो हम देखते हैं, एक बहुत ही फेमस रैली हुई थी दिल्ली में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, जिसमें पीछे लिखा है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जयप्रकाश नारायण उसमें भाषण दे रहे हैं। हम सब इस अभी हमारी पीढ़ी और हमसे बाद की पीढ़ी जो युवा है 18-20 साल के, वो भी ये पिक्चर देख पाते हैं, ये फोटो देख पाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते कि ऐसा क्या हुआ इनके बाद के अगले कुछ महीनों में कि जेपी जेल चले गए, और इस देश में 25 जून की शाम को इंदिरा गांधी जी ने इस देश में को आपातकाल की कोठरी में ढकेल दिया, एक अंधकार में भविष्य की ओर ढकेल दिया। तो ऐसी क्या परिस्थितियां निर्माण हुई 74 से 75 के बीच में? जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, मेरा अपना ख्याल है, और
जो मैं मानता हूं कि सही ख्याल है, जेपी आंदोलन के कारण इमरजेंसी नहीं लगी। जेपी आंदोलन तो बिहार और कुछ मायने में बिहार के आसपास तक सीमित था। अभी वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बने उससे पहले ही इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के कारण अलग हैं, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं ये आपसे कहूं कि जेपी और इंदिरा गांधी के संबंध टकराव के बनने लगे थे, और टकराव के संबंध इसलिए बनने लगे थे क्योंकि भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने एक बयान दिया। उसी बयान को पटना में उन्होंने दोहराया, और उस बयान का आशय ये था कि जो लोग सेठों के पैसे पर पलते हैं, वे भ्रष्टाचार का आंदोलन चला रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता। भाव ये था। तो जेपी उससे बहुत विचलित हुए और जेपी ने उसका जवाब भी दिया। फिर उसी तरह से कुछ लोगों ने जेपी पर ये आंदोलन देशद्रोह जैसा है, तो जेपी ने कहा कि जिस दिन जेपी देशद्रोही हो जाएंगे, उस दिन इस देश में दूसरा देशभक्त मिलेगा नहीं। आप इसी बीच एक घटना होती है कि 1 नवंबर 1974 को जेपी और इंदिरा गांधी की मुलाकात होती है। इंदिरा गांधी के आसपास के जो लोग हैं पॉलिटिकल, उन लोगों के कहने पर वो मुलाकात हुई, परंतु मुलाकात विफल हो गई। और वो मुलाकात केवल विफल नहीं हुई, वो जेपी के लिए अपमानजनक भी थी। 4 नवंबर 1974 को जेपी ने बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए रामलीला मैदान में एक पूरे बिहार की बैठक बुलाई थी, बिहार की सभा बुलाई थी। और ये मीटिंग हो रही है 1 नवंबर 1974 को प्रधानमंत्री के घर पर। तो 1-to-1 मीटिंग थी। जेपी को ये बताया गया था कि आप मिलेंगे और इंदिरा गांधी मिलेंगे, इसलिए जेपी उस मानक से वहां गए थे। हालांकि उनको संदेह तो था, परंतु जब वो वहां गए तो देखा कि यशवंतराव चौहान में बैठे हैं, बाबू जगजीवन राम में बैठे हैं। तो जेपी चकित रह गए, और वो बातचीत चली वैसे 90 मिनट, लेकिन और उसमें बातचीत ज्यादा यशवंतराव चौहान कर रहे थे या जगजीवन राम कर रहे थे। अंत में इंदिरा गांधी ने कहा कि जेपी, आप जरा देश के बारे में भी सोचिए। ये बात तीर की तरह जेपी को लगी, और जेपी ने जवाब में कहा कि हिंदू, वो जवाहरलाल नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे, भाई जवाहर भाई कहते भी थे। इस रिश्ते में वो इंदिरा गांधी को हिंदू कहते थे, और वे चाहते थे कि इंदिरा गांधी उनको उसी तरह से सम्मान दें जैसे जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को सम्मान देते थे। लेकिन इंदिरा गांधी उस मिट्टी की नहीं बनी थी। तो इंदिरा गांधी ने जब ये कहा कि जेपी जरा आप देश के बारे में सोचिए, तो जेपी ने कहा कि हिंदू, मैंने पूरी जिंदगी देश के बारे में सोचने, कुछ करने के अलावा और किया क्या है। और वो बातचीत टूट गई। उस बातचीत के टूटने के बाद इंदिरा गांधी ने अगले ही दिन दिल्ली की एक सभा में चुनौती दी कि जो लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, वो चुनाव के मैदान में आए और वहां फैसला हो जाएगा। तो 18 नवंबर 1974 की रामलीला में गांधी मैदान पटना की बड़ी सभा में जेपी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि मैं तो चुनाव वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो चुनौती दी है, तो अब हम चुनाव के मैदान में लड़ेंगे। और उसी सभा में जेपी ने, मैं 12 नवंबर को मीसा से छूट करके आया था,
तो हमारा जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ था, बड़ी चर्चित केस था। तो जेपी ने वो सभा में वो राम बहादुर राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के उस केस का बाकायदे उल्लेख किया, क्योंकि उस केस में, उस फैसले में टीएन भगवती और वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच ने सत्याग्रह, लोकतंत्र, अहिंसा इसको परिभाषित किया। तो जेपी का वो भाषण लिखित है, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख भी किया था। ये इस पृष्ठभूमि में हम जब देखते हैं तो कई बार हमको भ्रम होता है कि क्या आंदोलन के कारण इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इंदिरा गांधी ने दरअसल बहाना आंदोलन ही बनाया, लेकिन सच बात दूसरी है। और जो सच बात है उस पर मैं आ रहा हूँ, वो ये है कि नवंबर 1974 में एक इलाहाबाद में राजनारायण ने जो चुनाव याचिका दायर की थी, दायर तो की थी 71 में, लेकिन 3 साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय में उस चुनाव याचिका पर सुनवाई होने ही नहीं दी। अंततः नवंबर 74 में उस पर सुनवाई शुरू हुई, और जब सुनवाई शुरू हुई तो धीरे धीरे ये संकेत आने लगे कि इंदिरा गांधी का केस कमजोर है। और अंततः ये पूरे किस्से को मैं जानने देता हूँ, लंबा समय लगेगा, लेकिन अंततः 12 जून 1975 को 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के लिए बहुत ही काला दिन था। 3 बड़ी घटनाएं हो गई। नंबर 1 कि सुबह 10 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने उनको उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया। और तो उससे थोड़ी नहीं, सुबह ही संभवतः 12 जून की सुबह ही संभवतः बीपी धर का देहांत हो गया, जो इंदिरा गांधी के करीब थे। और शाम होते होते गुजरात में कांग्रेस पराजित हो गई और जो जनता मोर्चा था वो जीत गया। तो ये 3 बड़ी घटनाएं 12 जून को हुई। 12 जून की घटना ने दरअसल इमरजेंसी की नींव रखी, इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता था लोकतांत्रिक, संसदीय और संवैधानिक। उस रास्ते पर जाती तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में अपना इस्तीफा भेज देती और कहती कि भाई आप लोग प्रधानमंत्री अपना नेता चुन लीजिए, और हम जब सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आ जाएंगे तो फिर मैं पद ग्रहण कर लूंगी। लेकिन उनको किसी पर विश्वास नहीं था। और सिद्धार्थ शंकर रे जो उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी थे, इंदिरा गांधी के दोस्त भी थे, गहरे दोस्त। तो सिद्धार्थ शंकर रे को तत्काल बुलाया गया। सिद्धार्थ शंकर रे आए और उनका सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला गया। उस समय जून का महीना था, तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां थी और केवल वेकेशन जज के तौर पर वीआर कृष्ण अय्यर थे वेकेशन जज। उनके सामने वो केस आया और उस केस पर उन्होंने 24 जून को फैसला सुनाया। और जो फैसला सुनाया आप जानते हैं कि उन्होंने, वो बहुत गजब का फैसला था, मैंने अर्धनारीश्वर था।
उसमें वो अर्धनारीश्वर में जो की कल्पना है वो वही थी। उसमें नर भी है, नारी भी है, उसमें ईश्वर भी है, मनुष्य भी है। उस फैसले से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी, लेकिन इंदिरा गांधी लोकसभा में बैठ सकती थी, परंतु रजिस्टर पर दस्तखत नहीं कर सकती थी। उस फैसले से इंदिरा गांधी को का चुनाव वैध नहीं हो रहा था, अवैध का अवैध ही था। सिर्फ ये था कि आप अब लोकसभा में जाना चाहते हैं तो जाएं, परंतु आप अब आपका चुनाव तो अवैध है, यानी आपकी सदस्यता समाप्त। तो इस विचित्र फैसले से इंदिरा गांधी के सामने ये मैंने वेकेशन जज को प्रभावित करने की जितनी कोशिशें हो सकती थी वो की गई। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी के कभी बहुत करीब थे, पीएन हक्सर ने एक बार स्वीकार किया कि ये जगमोहन लाल सिन्हा को मनाने के लिए पीएन हक्सर 5 बार इलाहाबाद गए और पीएन हक्सर ने कहा कि मैंने माँ को भी देखा है, बेटा को भी देखा है, और इन्होंने जबरदस्ती मुझे यानी मुझे फोर्स किया कि जाकर जगमोहन लाल सिन्हा को तुम समझाओ और फैसला पक्ष में कराओ। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा तो दूसरी मिट्टी के बने हुए थे और वो एक अलग किस्सा है। अंततः 24 जून को जो फैसला आया, उस फैसले के बाद इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जो है वो कसौटी पर आ गई। इंदिरा गांधी या तो इमरजेंसी लगाम है या कांग्रेस का कोई दूसरा नेता चुना गया। तो 25 जून को की सुबह 9:30 बजे के करीब इंदिरा गांधी सिद्धार्थ शंकर रे को लेकर साथ में लेकर और फखरुद्दीन अली अहमद साहब से, जो हमारे उस समय राष्ट्रपति थे, उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। और विजय चौक के पास पहुंचकर इंदिरा गांधी ने सिद्धार्थ शंकर रे से पूछा कि सिद्धार्थ, ये बताओ इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है? बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए इमरजेंसी कैसे लगाई जा सकती है? तो सिद्धार्थ शंकर रे ने कहा कि तुम मुझे 5-6 घंटे का समय दो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ये सब देख दाख करके और देखता हूँ कि कोई रास्ता निकलता है या नहीं। ये लोग फखरुद्दीन अली अहमद से मिल करके वापस आए और शाम को सिद्धार्थ शंकर रे ने सलाह दी कि अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा पर हस्ताक्षर कर दें तो इमरजेंसी तो टेक्निकली लगा दी जाएगी, लेकिन और कैबिनेट से हम उस पर अप्रूवल अगले दिन लिया जा सकता है। यानी बिना कैबिनेट की बैठक बुलाए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से इमरजेंसी तो लगाई जा सकती है, परंतु वो इमरजेंसी घोषित तो तभी होगी जब कैबिनेट उसको अप्रूव कर दे। तो यही तरीका अपनाया गया। रात को 12-12:30 बजे फखरुद्दीन अली अहमद के पास इंदिरा गांधी का दूत यानी यशपाल कपूर जाते हैं और फखरुद्दीन अली अहमद हृदय रोगी थे और उस समय के उनके जो डॉक्टर थे वो आज भी जीवित हैं। आर.के. करौली उनका नाम है। आर.के. करौली उन हार्ट स्पेशलिस्ट में से हैं जो सर्जरी में विश्वास नहीं करते, जो दवा से लोगों को ठीक करते हैं। आज भी 93-94 साल के बहुत
धार्मिक आदमी, मेरा उनसे संबंध भी है। करौली फखरुद्दीन अली अहमद ने डॉक्टर करौली को बुला लिया था। फखरुद्दीन अली अहमद उस इतने डिप्रेशन में थे कि बहुत देर तक वो बाथरूम में थे, सोच विचार में थे या पता नहीं। आपको मालूम है कि एक बार आइंस्टीन बाथरूम से ही उनको जो है वो सूझ गया परमाणु बम बनाने का तरीका। तो बाथरूम कई बार काम इस तरह के भी करता है। तो वो टब में बैठे थे या क्या कर रहे थे मालूम नहीं, लेकिन बड़ी देर तक करौली याद करते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो है बाथरूम में बहुत देर तक। जो भी हो, अंततः दबाव में, डिप्रेशन में उन्होंने हस्ताक्षर किया और अगले दिन यानी सुबह 4 बजे के आसपास हर मंत्री को जो दिल्ली में उपस्थित था उसको जगह जगह करके और एक सफदरजंग रोड पर, जो प्रधानमंत्री के निवास के बगल का जो वो अकबर रोड की तरफ जो गेट खुलता है, जो आजकल ट्रस्ट है, वो प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय था, वहां वो बैठक हुई और उसमें ये सूचना दी गई कि इमरजेंसी लगा दी गई। तो लोगों को मान लिया गया कि सबने इस कैबिनेट की बैठक हो गई, अप्रूवल हो गया, लेकिन उसमें सरदार स्वर्ण सिंह भी उपस्थित थे और सरदार स्वर्ण सिंह थे तो इंदिरा भक्त, लेकिन सरदार ही क्या जो सवाल न पूछे। तो सरदार स्वर्ण सिंह ने पूछा कि मैडम, ये इमरजेंसी की क्या जरूरत थी? सरदार स्वर्ण सिंह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान में संशोधन का, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसकी पूरी रूपरेखा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने बनाई। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह भी, जो इंदिरा गांधी के बहुत करीब भी थे और उनको मानते भी थे, उन्होंने भी पूछा कि मैडम ये इमरजेंसी की क्या जरूरत है? केवल एक मंत्री ने पूछा, परंतु जैसे ही 7 बजकर कुछ मिनट पर कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई, 8 बजे इंदिरा गांधी रेडियो पर आई और 26 जून को उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की। जी। जो 26 जून को इमरजेंसी की घोषणा में या अपने भाषण में इंदिरा गांधी ने जो बातें कही वे सरासर झूठ थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जेपी सैनिकों को, पुलिस को विद्रोह के लिए उकसा रहे थे। रामलीला मैदान की सभा में जो 25 जून को हुई थी, उसका एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें जेपी ये कह रहे हो कि आप बगावत करिए। जेपी अगर बगावत के लिए कहते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन जेपी ने ऐसा नहीं कहा। और जेपी लोकतांत्रिक, अहिंसक और एक मानवीय व्यक्ति थे। इसलिए फिर इमरजेंसी का औचित्य साबित करने के लिए पार्लियामेंट में जो व्हाइट पेपर रखा गया, उसको विपक्ष ने ब्लैक पेपर कहा। उसी तरह से जैसे अंग्रेजी जमाने में व्हाइट पेपर आते थे ब्रिटिश सरकार के, तो उस समय स्वाधीनता आंदोलन के लोग उसको झूठ का दस्तावेज कहते थे। ठीक इंदिरा गांधी ने भी जो व्हाइट पेपर उनकी सरकार ने लाया, उसके एक एक शब्द निराधार हैं, झूठ हैं और मनगढ़ंत। तो ये जो 25 जून की रात से जो आपातकाल घोषित हुआ और मार्च 1977 तक चला, उसमें हम देखते हैं कि जो भी गैर कांग्रेसी दल थे, जेपी के बहुत सारे समर्थक थे, सहयोगी थे, उस विचार के को सहयोग देने वाले लोग थे, वो सब लोग इमरजेंसी के खिलाफ खड़े हुए और उसी रात से गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई। तो ये जो पूरा अगले 14 महीने 21 महीने का कार्यकाल रहा,
मेरे पिताजी भी उस समय इमरजेंसी में रहे 14 महीने, तो लोकतंत्र सेनानी के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को जेल के पीछे रखा गया। उसमें सुनने में आता है कि बहुत सी यातनाएं भी दी। और समाज के अन्य अन्य वर्ग, जैसे कि मैंने सुना है कि गैर कांग्रेसी बहुत सारे दल जो थे वो तो इमरजेंसी के खिलाफ थे, लेकिन कम्युनिस्टों की क्या भूमिका थी, मनोहर श्याम जोशी, आचार्य रघुवीर, धर्मवीर भारती जैसे साहित्यकारों की क्या भूमिका थी, और विनोबा भावे जी जैसा बड़ा चिंतक भी इसे अनुशासन पर्व क्यों कहता है। और ये जो 21 महीने का कार्यकाल, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। आपने कई सवाल पूछा है, जो जो मुझे एक एक करके मैं उस पर अपनी बात रखता हूँ। पहली बात यह कि किसी को भी जो जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ था, स्वयं जेपी को भी और बड़े नेताओं को भी ये संदेह नहीं था, आशंका नहीं थी कि इंदिरा गांधी इस हद तक जाएंगी कि इमरजेंसी लगा दें। इस प्रमाण के तौर पर मैं दो बात प्रमाण आपको देता हूँ। नंबर एक कि 25 जून को जो रामलीला मैदान में सभा हुई, उसमें दूर दूर तक इमरजेंसी लगाए जाने की कोई आहट नहीं थी। दूसरी बात कि 25 जून से पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी, मधु दंडवते, लाल कृष्ण आडवाणी, श्याम नंदन मिश्र, ये सब लोग बेंगलुरु में पार्लियामेंट्री पार्टी के पार्लियामेंट्री कमेटी के मीटिंग के लिए गए हुए थे। अगर उनको आशंका होती कि इमरजेंसी लगाई जानी है तो वो बेंगलुरु नहीं जाते, दिल्ली ही रहते। अच्छा, इसी तरह से हम लोग भी ये मानते थे कि लड़ाई चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन इमरजेंसी आ जाएगी, ये इसकी किसी को कोई अंदेशा नहीं था। इंदिरा गांधी ने जो चुनाव करवाया, वो मैं मानता हूं कि उसके मुख्य दो कारण, और ये मैं आपको एक राष्ट्रोद्घाटन भी कर सकते हैं, करता हूँ। पहला कारण तो यह है कि जे कृष्णमूर्ति ने इंदिरा गांधी को एक दिन, इंदिरा गांधी बहुत अपसेट थी। अगर कुकुल जयकर की आप इंदिरा गांधी की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आप ये प्रकरण पाएंगे। मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूँ। जे कृष्णमूर्ति से मैं मिला हूँ, वैसे इनको हमने सुना भी है, लेकिन ये जो सूचना है वो कुकुल जयकर की पुस्तक में है, इंदिरा गांधी की जीवनी। और कुकुल जयकर को मैं बहुत प्रामाणिक महिला मानता हूँ। जब वो जीवनी लिख रही थी तो संयोग से वाजपेयी जी के घर पर एक दिन हमारी उनकी भेंट भी हो गई थी। जीवनी उन्होंने बहुत बाद में लिखी। तो जे कृष्णमूर्ति ने दरअसल, जो दुनिया में उनके फॉलोअर थे और पूरी दुनिया घूमते रहते थे, तो जे कृष्णमूर्ति ने इंदिरा गांधी को कहा कि तुम चुनाव करो। भारत की अप्रतिष्ठा दुनिया में बहुत बढ़ गई है, और एक बड़ा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण है कि इंदिरा गांधी को यह लग रहा था कि चुनाव इमरजेंसी में कराऊंगी तो विपक्ष बटा हुआ है, और विपक्ष को बांटने, विपक्ष को तोड़ने, विपक्ष को खरीदने के लिए जो कुछ किया जा सकता था सब इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन ये, और विपक्ष भी हतबल था। तो हतबल विपक्ष, डिमोरलाइज्ड विपक्ष, बटा हुआ विपक्ष चुनाव में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इमरजेंसी के दौरान चुनाव कराने से वो कांग्रेस जीतेगी, और उनकी इमरजेंसी पर जनता का जनादेश की मुहर लग जाएगी। इस मकसद से उन्होंने चुनाव करवाया। लेकिन
2 फरवरी को दरअसल पासा पलट गया। 2 फरवरी 1977 को जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी, बाद में हेमवती नंदन बहुगुणा ने छोड़ दी, फिर नंदिनी सतपथी ने छोड़ दी, और इन लोगों ने CFD बनाई, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये इस घटना ने कितना चमत्कारिक प्रभाव डाला, इसका मैं आपको एक छोटा सा चित्रण करता हूँ। हम लोग लखनऊ में थे, चंद्रभान गुप्त के घर पर मोती महल में बात कर रहे थे कि चुनाव घोषित हो गया है और अब क्या किया जाना चाहिए। तब तक CB गुप्ता आए, उनको सूचना मिल गई कि बाबूजी ने कांग्रेस छोड़ दी। आप ये समझिए, ये सूचना वहां जैसे कोई बहुत मैंने आश्चर्यजनक घटना हो गई, प्रसन्नता वाली बात हो गई। तो जश्न मनाया गया, सब लोगों ने। वो CB गुप्ता बहुत कंजूस आदमी थे, लेकिन उनकी जेब में हाथ डाल करके और हम लोगों ने पैसे निकलवाए और कहा कि अब आप यहाँ अपने मोहल्ले भर में मिठाई बांटिए। तो एक जश्न मनाया गया, और सचमुच जो मैं नेताओं के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये कोई भी पार्टी का नेता हो, वो चुनाव की घोषणा के बाद उसको चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजनारायण से जब मैं मिला उनके यहाँ जाकर हिसार जेल में, तो मैंने पूछा, हमारा उनका संबंध भी था, यानी पुराना बनारस के होने के कारण। तो मैंने, और नेताजी उनको हम लोग कहते थे, तो मैंने कहा नेताजी रायबरेली से आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो उनका जो जवाब था वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो, अटल बिहारी वाजपेयी बड़े भारी नेता हैं, या तो उनको कहो ये लड़े, या वो पादरी जो बड़ा भारी नेता है उसको कहो लड़े। पादरी माने जॉर्ज फर्नांडिस, यानी राजनारायण रायबरेली से चुनाव लड़ने की तैयारी के लिए तैयार नहीं थे। जगजीवन राम के आने के कारण वातावरण बदला, चुनाव की क्रिया बदली, और फिर वो चुनाव जनता ने लड़ा। 1 पैसा किसी उम्मीदवार का खर्च नहीं। लोग झोली फैला देते थे और लाखों रुपया इकट्ठा हो जाता था। और बताना ये है कि हमारे जैसे लोग भी कहीं अगर उस समय जाते थे, चंद्रशेखर, JP, वाजपेयी जी, ये तो बहुत बड़े नाम थे और इनकी लाखों की सभाएं होती थी। साधारण कार्यकर्ता भी कहीं अगर जाकर के उस चुनाव में भाषण करता था तो लोग उसको ध्यान से सुनते थे। और इंदिरा गांधी की सभाएं खूब होती थी, उखड़ जाती थी। इंदिरा गांधी को समझ में आ गया, और रायबरेली में भी वही हुआ। क्योंकि आपने उस पूरी दौर को जिया है, देखा है, पहले एक कार्यकर्ता के रूप में, संगठक के रूप में, फिर एक पत्रकार के रूप में, एक सामाजिक चिंतक और विचारक के रूप में, लगातार एक सजग प्रहरी के रूप में आप रहे। तो आज की पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ना हो, ऐसा दोहराव ना हो कि लोकतंत्र पे एक बार फिर से पहरा बैठे, एक बार फिर से एक काला अध्याय ना लिखा जाए? इमरजेंसी के दौरान तानाशाही कायम हुई, मानवाधिकार का हनन हुआ, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में और भारत के बाहर अगर उसके खिलाफ खड़ा ना होता तो लोकतंत्र की लड़ाई जीती नहीं जा सकती थी। इसका और अभी भी जितना अध्ययन हुआ है उससे ज्यादा अध्ययन शेष है। नई पीढ़ी उस
वो लोकतंत्र का काला अध्याय, भारत के लोकतांत्रिक यात्रा में वह ऐसा अध्याय है जो कलंकित है, और उस कलंकित अध्याय के कुछ छींटे अभी भी संविधान में बचे हुए हैं। 42वां संविधान संशोधन संविधान का दूसरी बार पुनर्लेखन है। पहली बार पुनर्लेखन जवाहरलाल नेहरू ने किया जब अस्थायी लोकसभा में भारत के संविधान का पहला संशोधन हुआ। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्यवस्था है, और संविधान संशोधन के लिए जरूरी है किस तरह का संशोधन है उसके प्रावधान है, और लेकिन न्यूनतम जरूरत यह है कि दोनों सदन उसको पारित करें। 1951 में जो प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, यानी जो संविधान सभा थी, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई थी। चुनाव हुए नहीं थे, राज्यसभा बनी नहीं थी, परंतु पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू ने करवाया, और संविधान का जितने बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ, आप पहले संशोधन को देख लीजिए, तो वो संविधान का पुनर्लेखन था। इसलिए मैंने कहा कि पहली बार 1951 में पुनर्लेखन हुआ और दूसरी बार 1976 में पुनर्लेखन हुआ। 1976 में जो संविधान का पुनर्लेखन हुआ, उसमें संविधान का चेहरा बदल गया, संविधान का चरित्र बदल गया, और संविधान जो दलीय राजनीति से, जिसको संविधान सभा ने, संविधान के निर्माताओं ने इसको राजनीति से परे रखा, दलीय राजनीति से परे रखा। इसलिए प्रियम्बल में उन्होंने ये सोचा था कि विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई शब्द नहीं होगा। भारत की परंपरा, भारत की राजनीति, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को प्रकट करने वाले सिंबॉलिक जो शब्द होंगे वो प्रियम्बल में होंगे, और इसीलिए प्रियम्बल की रचना उस तरह से हुई। और आपको मालूम होगा कि 21 फरवरी 1948 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का ड्राफ्टिंग कमेटी का मसौदा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, उसके साथ जो चिट्ठी संलग्न थी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एक शब्द नहीं है, मैं उस शब्द को जोड़ रहा हूँ। और फ्रेटर्निटी, बंधुता, ये डॉक्टर अंबेडकर ने जोड़ा, और ठीक जोड़ा, क्योंकि अगर बंधुता नहीं होगी तो भारत की एकता और एकात्मता नहीं हो सकती। और बंधुता हिंदू में और मुसलमान में और हर भारतीय में होनी चाहिए। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में पार्टी के माने संविधान का राजनीतिक इस्तेमाल के लिए दो शब्द जोड़ दिए गए, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। वो कलंक है और उस कलंक को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत कहने के लिए सेकुलर नहीं है, भारत रक्त में, अपने भारत के रक्त में सेकुलरिज्म है, और हमारा सेकुलरिज्म पश्चिम का सेकुलरिज्म नहीं है। हमारा सेकुलरिज्म मानवता का सेकुलरिज्म। तो ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म भी चला गया, जो जहाँ से चला, जहाँ पैदा हुआ था वहीं मर गया है, परंतु हमारे संविधान में बना हुआ है। उसी तरह से
और भी जो 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान हैं, 2/3 हिस्सा बदल दिया संविधान, वो सब जो के तो पड़े हुए हैं। तो 42वें संविधान संशोधन को एक लाइन के रेजोल्यूशन से संविधान उसको समाप्त किया जाना चाहिए। पहली बात ये, भावी पीढ़ी का ये दायित्व है, वर्तमान पीढ़ी का ये दायित्व है कि हम मूल संविधान की तरफ लौटें। हाँ, पर समय की जरूरत के हिसाब से संविधान विकसित होता है, तो विकसित होते हुए संविधान की जो जरूरत होगी वो पूरा होगा। जैसे मान लीजिए 370 हटाया, वो विकसित हो रहे संविधान का हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन को बदलने के लिए 45वां संविधान संशोधन जो जनता शासन में हुआ, वो आधा अधूरा प्रयास है। और वो आधा अधूरा प्रयास इसलिए है क्योंकि जनता पार्टी अंदर से बहुत ही विभाजित थी। तो एक तो ये ठीक किया जाना चाहिए। दूसरा, वर्तमान पीढ़ी या भारत के लोग, भारत का भविष्य लोकतंत्र में है, इसलिए लोकतंत्र बना रहे, बचा रहे, विकसित होता रहे और फले फूले, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। जी, आपने हम लोगों को बहुत ही बहुमूल्य समय दिया और ये जो हम लोगों की चर्चा है ये आने वाली पीढ़ी के बीच में, वर्तमान पीढ़ी के युवाओं के बीच में जाएगी। जरूर वो लोकतंत्र का एक नया पाठ पढ़ पाएंगे और रचने में भी उनको ये बहुत सहायक सिद्ध होगी। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, 1977 और 78 की जिसकी चर्चा राय साहब ने की, उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास भी एक बहुत बड़ा विकल्प था कि वो भी भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ते और शायद उस सरकार का हिस्सा भी बनते, लेकिन उन्होंने सुदूर अरुणाचल में एक पत्रकार के रूप में काम करना स्वीकार किया और उसके माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से अपना बाकी का जीवन जिया और जनसत्ता के राजनीतिक संपादक के रूप में आप रिटायर हुए। तो ऐसे श्री राम बहादुर राय जी से हम लोगों को आज आपातकाल के बारे में जानने को मिला, जिन्होंने उसे जिया ही नहीं, उसकी विरोचना की, उसके रणनीतिकार थे और लोकतंत्र के एक अग्रणी पंक्ति के सिपाही के रूप में आप लगातार काम करते रहे। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम बहादुर राय जी। नमस्ते।